हेलो नमस्कार भाइयों और बहनों। उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर महसूस कर रहे होंगे। अपने आज एग्ज़ाम का कोई दूसरा वीडियो हिंदी का एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू महत्वपूर्ण ही है, आपको पता ही है। तो आपको शिद्दत से करना है, क्या है, रिवीजन करने के बाद इनका अभ्यास करना है। और 1 घंटे 1.5 घंटे का जितना भी वीडियो होता है वो आपको शिद्दत से सुनना है। और इन्हें ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, मतलब पीवाईक्यू में नवीनतम जो पूछे गए वही क्वेश्चन हम ला रहे हैं और सिलेबस के हिसाब से ही ला रहे हैं, ना कि एक पॉइंट भी बाहर नहीं जा रहे। तो आपको भी जितनी हम मेहनत से वीडियो आपको करवा रहे हैं उतनी मेहनत से आपको वीडियो देखना है। और जो चीज़ें लिखने योग्य है वो लिख दो, और बाकी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को आप भी हल करने का प्रयास करो। तभी यूट्यूब पे देखी गई चीज़ों की प्रासंगिकता है, नहीं तो वैसे ही आपने 1.5 घंटा देख लिया और यदि आपने साथ में 16 नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आज हिंदी का ये दूसरा वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 20 तक तत्सम तद्भव उस पहले वाले वीडियो में हो रखे है। अगला है 21 से शुरू हो रहा है, प्रश्न संख्या 21 है, मतलब पहला ही है इस वीडियो का। 200 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ये पहला ही क्वेश्चन है। फारसी शब्द नहीं है, इसमें पूछे रहा है कि कौन सा एक फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आवारा, ऑप्शन बी इलाज, ऑप्शन सी चश्मा, ऑप्शन डी आबरू। तो कौन सा एक फारसी शब्द नहीं है? तो इलाज है वो फारसी शब्द नहीं है। तो क्या है? इलाज है वो एक अरबी शब्द है। इलाज क्या है? अरबी शब्द है, अरबी शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? कौन सा एक तद्भव है? 3 तत्सम है और एक तद्भव है। ऑप्शन ए वानर, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी मुख्य और ऑप्शन डी है माँ। तो 3 शब्द तत्सम है, एक तद्भव है, वो तद्भव का चयन करना है। तो वानर तत्सम है, मनुष्य भी तत्सम है और मुख्य भी तत्सम है। माँ क्या है? तद्भव है। माँ क्या है? तद्भव शब्द है। माँ का तत्सम रूप होगा मातृ। मातृ क्या है इसका? तत्सम रूप। और मुख्य का तद्भव रूप होगा मुखिया। क्या होगा? मुखिया। मनुष्य का तद्भव रूप होगा मानुष। और वानर का होगा बंदर। ये क्या है इसका? इस हिसाब से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो माँ है। क्या है? माँ है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए में मस्तक श्वास, ऑप्शन बी में आधा और काम, और ऑप्शन सी में सस और ग्राम, और ऑप्शन डी में सिद्र और तो इसका होगा मस्तक और श्वास क्या है? तत्सम है। तो इनका तद्भव रूप क्या होगा? मस्तक का होगा माथा और श्वास का होगा सांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? एक पूछ रहा तत्सम है, तीनों तद्भव है, तो कौन सा शब्द है वो तत्सम है? ऑप्शन ए है कुटुंब, ऑप्शन बी है पड़ोसी, ऑप्शन सी है महीना, ऑप्शन डी है संजोग। तो कौन सा एक शब्द है तत्सम है? तो कौन सा है? कुटुंब है वो तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव है। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? सभी शब्द है वो विदेशी मूल के हैं। ऑप्शन है ए लालच और कमरा, ऑप्शन बी है कबूतर और आसरा, और ऑप्शन सी है आज और चेहरा, और ऑप्शन डी है मसाला और नमक। तो कौन से विदेशी मूल के शब्द है? तो इसमें है मसाला और नमक। मसाला और नमक। तो मसाला है वो अरबी भाषा का शब्द है, मसाला है वो अरबी भाषा का शब्द है। और नमक है फारसी भाषा का। तो इस हिसाब से दोनों क्या है? विदेशी मूल के शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से देशज शब्द एक है वो देशज कौन सा है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी मकोल, ऑप्शन सी लंगोटा, ऑप्शन डी नुक्कड़। तो कौन सा एक है वो देशज शब्द है? तो इसमें होगा मकोल शब्द। कौन सा है? मकोल शब्द। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है? कौन सा एक है तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है? तो इसका कौन सा होगा? कुकुर। कुकुर क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव रूप होगा कुत्ता। क्या है? कुत्ता है इसका तद्भव रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
देशज शब्द कौन सा है, एक है देशज पूछ रहा है। ये कल वाले वीडियो में भी आया था अपना, और आज वाले में फिर रिपीट हो गया, मतलब क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है, ना कि उसमें आया वो सेम हमने डाला है। ये क्वेश्चन मतलब किसी दो एग्जाम में रिपीट हुआ तभी हमारे यहाँ आया। ऑप्शन ए है गोदाम, ऑप्शन बी है तेंदुआ, ऑप्शन सी है यमुना, और ऑप्शन डी है बकरा। तो इसका आंसर होगा अपना तेंदुआ। क्या होगा? तेंदुआ। तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द एक है वो तत्सम शब्द है, कौन सा है वो तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी बहू, ऑप्शन डी रोटी। तो एक है वो तत्सम, कौन सा है वो पूछ रहा है, तो इसका होगा पक्षी। कौन सा होगा? पक्षी। और पक्षी का तद्भव रूप होगा पंछी। पंछी क्या है? इसका तद्भव रूप है। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? सभी शब्द तद्भव पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है धैर्य और गोबर, ऑप्शन बी है को जेठ और पाषाण, ऑप्शन सी है कोक और पत्थर, और ऑप्शन डी है पुष्प और भगत। तो इसमें होगा अपना कोक और पत्थर क्या है? तद्भव है। तो कोक का क्या होगा? तत्सम रूप है कुक्षी, और पत्थर का तत्सम रूप है प्रस्तर। अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तो इसमें पूछ रहा है तद्भव। ऑप्शन ए है कान और मुख है, ऑप्शन बी है नया और दूध, ऑप्शन सी है आज और दिवस, और ऑप्शन डी है साथी और अंगुली। साथी और अंगुली। तो इसमें तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव होगा नया और दूध। इसमें दूध का नया का तत्सम होगा नौ, और दूध का होगा दुगध। ये क्या होगा? इनके तत्सम रूप होंगे। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। ऑप्शन ए अंशन, ऑप्शन बी लालच, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी शकर। तो कौन सा एक है? तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। तत्सम है। तो इसमें होगा अपना अंशन। क्या होगा? अंशन। अंशन का तद्भव रूप होगा अंशन। ये क्या है? इसका तद्भव रूप है, और ये है तत्सम। अगला है, निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? एक है वो विदेशी शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन ए है बहादुर, ऑप्शन बी है सूत्र, ऑप्शन डी है जूता, और ऑप्शन है डी है नकुल। ऑप्शन सी जूता और ऑप्शन डी नकुल। तो इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? तो बहादुर होगा। कौन सा है? बहादुर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अनमोल, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी कवि, और ऑप्शन डी चिड़िया। तो एक है वो तत्सम है, तो इसमें होगा कवि। कवि शब्द तत्सम है, और इसका कमेंट में आपको तद्भव रूप बताना है। कमेंट में कवि का तद्भव रूप बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, एक देशज शब्द है उसको चुनना है। ऑप्शन ए में किवाड़, ऑप्शन बी में टेटुआ, और ऑप्शन सी में टोटका, और ऑप्शन डी में ओगली है। कौन सा शब्द है वो देशज शब्द है? तो इसका आंसर होगा टेटुआ। क्या होगा? टेटुआ। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? ऑप्शन ए है गांव बाग बीछू, ऑप्शन बी है आसरा पकवान दही, ऑप्शन सी है आंवला मावस कबूतर, और ऑप्शन डी है काक और आम। तो किस एक में विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों शब्द है? तो इसका आंसर होगा अपना डी, काक और आम। इसमें क्या है? तत्सम और तद्भव दोनों है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? किस विकल्प के सभी शब्द है तद्भव है? ऑप्शन ए छकड़ा काजल खेत, ऑप्शन बी है चांद झरना झुंड, और ऑप्शन सी है घात घाक और गणपति, और ऑप्शन डी है संजोग और समुद्र। तो इसमें कौन सा है तद्भव पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा छकड़ा काजल और खेत। इसमें क्या है? सभी तद्भव है। क्या है? सभी तद्भव है। इसका तत्सम रूप होगा छकड़ा का सकट।
काजल का कजल, ये तत्सम रूप है। और खेत का खेतर। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? यहाँ तो तत्सम है, यहाँ दोनों शब्द तद्भव है। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए में है चेहरा मौसम, ऑप्शन बी में है देहात और आसान, ऑप्शन सी में है अकेला और सास, और ऑप्शन डी में है दोस्त और खुशी। तो इसका आंसर होगा अकेला और सास है विदेशी मूल के नहीं है। अकेला और सास है विदेशी मूल के नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? विदेशी मूल के शब्द नहीं है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? ऑप्शन ए, वह सदैव सच बोलता है। ऑप्शन बी में कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। ऑप्शन सी है उसने मुझे आवाज दी। और ऑप्शन डी है इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। इसमें कौन सा है कि विदेशी मूल का नहीं है? एक है कथन में विदेशी मूल का नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर होगा वह सदैव सच बोलता है। वह क्या है? वह सदैव सच बोलता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए में दंड सिर साख, ऑप्शन बी में आग पतरी दई, ऑप्शन सी में है धैर्य परख और प्रगट, ऑप्शन डी में है विवाह कहानी और नाश। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए दंड सिर साख क्या है? ये तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। तो इनका तद्भव रूप क्या होगा? दंड का होगा डंडा, डंडा। सिर का होगा सिर, साग का होगा साग। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्द से निर्मित है भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ए है मिठास एकता अच्छाई, ऑप्शन बी है ममत्व ममत्व निकटता भूल, ऑप्शन सी है सुझाव वीरता पढ़ाई, और ऑप्शन डी है सुंदरता अपनत्व और चुनाव। तो किसमें एक में है क्या है? विशेषण शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा मिठास एकता और अच्छाई। इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा से निर्मित है विशेषण है, और विशेषण से निर्मित है भाववाचक संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। ऑप्शन ए है मोहन लड़का, ऑप्शन बी है गंगा और जयपुर, और ऑप्शन सी है बचपन और योग्यता, और ऑप्शन डी है पहाड़ और नदी है। भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द पूछ रहा है, भाववाचक है संज्ञा पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा बचपन और योग्यता में क्या है? भाववाचक है संज्ञा युक्त शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी है होली, ऑप्शन सी है हिमालय, और ऑप्शन डी है मित्रता। किस एक शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो किसमें है? मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है गंगा तालाब नदी और समुद्र, ऑप्शन बी है बकरी घड़ी चाचा और होली, ऑप्शन सी है जनवरी पृथ्वी चांदनी चौक प्रदीप, और ऑप्शन डी है लड़ाई ममता हाथ और रामायण। इसका आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है तो होगा जनवरी पृथ्वी और चांदनी चौक और प्रदीप। इनमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है मिठास है, ऑप्शन बी सजावट है, ऑप्शन सी ममता है, ऑप्शन डी बुढ़ापा है। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा, तो इसका आंसर होगा बुढ़ापा। क्या होगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है पुस्तक, और ऑप्शन है डी है पहाड़। तो कौन सा एक है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ना कि जातिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है अपना,
किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए है, देश को नटवर लालो ने तरह तरह से ठगाए। ऑप्शन बी है, लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। ऑप्शन सी है, भाषा की भिन्नता के बावजूद देशवासी अभिन्न है। और ऑप्शन सी है, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। इसमें पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा ए, देश को नटवर लालो ने तरह तरह से ठगाए। देश को नटवर लालो ने तरह तरह से ठगाई, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन अपना, मधुर विशेषण से बनाई भाववाचक संज्ञा है। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन ए है माधुर्य, ऑप्शन बी है मधुरिमा, ऑप्शन सी है माधुरी, ऑप्शन डी है मधुरता। इसका आंसर होगा माधुर्य है, क्या? भाववाचक संज्ञा है। तो सच्ची दोस्ती वह है जो संकट के समय में काम आए, रेखांकित पद है। तो सच्ची दोस्ती वह है जो संकट के समय काम आए, रेखांकित पद में है व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो सच्ची दोस्ती में क्या है? रेखांकित है। अब हमने हमारी टेक्निकल टीम ने मिस्टेक कर दी, रेखांकित दोस्ती शब्द है, ठीक है, तो उस हिसाब से होगा दोस्ती क्या है? दोस्ती भाववाचक संज्ञा है। दोस्ती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द है, क्या है? ऑप्शन ए है क्रिया है, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो इसमें महात्म्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है, तीन संगत है, एक असंगत है। ऑप्शन ए है नित्यवाचक ये और वह, ऑप्शन बी है अनित्यवाचक कोई और कुछ, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक है कौन और क्या, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक आप और समय। संबंधवाचक है आप और समय, असंगत पूछ रहा, तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। संबंधवाचक है में क्या होते हैं? जो और तो होते हैं, जो और तो, ना कि आप और समय। यह क्या? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पद में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पदों में सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी नित्यवाचक, और ऑप्शन डी है निजवाचक है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? संबंधवाचक है सर्वनाम। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पद में सर्वनाम है संबंधवाचक। किन्हीं शब्द है, किन्हीं सर्वनाम है, किन्हीं सर्वनाम है। ऑप्शन ए में संबंधवाचक, ऑप्शन बी में अनित्यवाचक, ऑप्शन सी में नित्यवाचक, और ऑप्शन डी में है प्रश्नवाचक। क्या होगा इसका? किन्हीं अनित्यवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनित्यवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन ए है हम नहीं जाएंगे, ऑप्शन बी है आप बीमार हो गए थे, ऑप्शन सी है मैं अपने आप चली जाऊंगी, और ऑप्शन डी है वह चली गई। तो इसमें क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑप्शन बी, इसमें आप बीमार हो गए। इसमें क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए है जिसका, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है कौन, और ऑप्शन डी है कोई। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है नित्यवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, और ऑप्शन डी है निजवाचक। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक है। कौन सा है? निजवाचक। अगला क्वेश्चन है अपना,
पुरुषवाचक सर्वनाम में भेदों की संख्या कितनी होती है? पुरुषवाचक सर्वनाम में भेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। पुरुषवाचक सर्वनामों में होती है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है नित्यवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है नित्यवाचक सर्वनाम। अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है मैं आप ही चला जाऊंगा, ऑप्शन बी है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा और ऑप्शन सी है श्याम अपना खाना खुद बना लेता है और ऑप्शन डी है मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा। तो इसमें कौन सा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वे पूछ रहा है। इसमें होगा आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है अनित्यवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? अनित्यवाचक सर्वनाम से युक्त कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, ऑप्शन बी है कौन जा रहा है, ऑप्शन सी है वह कुछ खा रहा है, ऑप्शन डी है वह मेरी पुस्तक है। इसमें नित्यवाचक सर्वनाम का पूछ रहा है तो कौन सा होगा? कुछ शब्द पढ़ा था पिछले क्वेश्चनों में, तो उस हिसाब से वह कुछ खा रहा है। कुछ और कोई क्या है? अनित्यवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। अकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों को चिन्हित कीजिए। किस एक में अकर्मक क्रिया, बाकी तीनों में सकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन ए है वह तुम्हें लजा रही है, ऑप्शन बी है मैं सुरई भरता हूं, ऑप्शन सी है वह अपना सिर खुजलाता है, ऑप्शन डी है तुम्हारा जी घबराता है। तो इसमें एक में है वो सकर्मक क्रिया है, तो किस वाक्य में है? इसमें सी में वह अपना सिर खुजलाता है। इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया और बाकी तीनों में अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है अपना आगे सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन एक कथन में शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है, तो ये होगा प्रेरणार्थक क्रिया। तू कन्या पढ़कर सोती है, ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। राजू ने मीना को पुस्तक दी, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। वह जाता है, ये होगी अकर्मक क्रिया। तो उस हिसाब से ए के साथ 4, ए के साथ 4, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 2 और डी के साथ 3, डी के साथ 3। इस हिसाब से अपना डी सही होगा। राधा पढ़कर सोती है इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? राधा पढ़कर सोती है इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए योगी क्रिया, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है मूल क्रिया। तो राधा पढ़कर सोती है किसका उदाहरण है? तो ये है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। किसका है? पूर्वकालिक उदाहरण। चलना चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है समाप्ति बोधक क्रिया का, ऑप्शन बी है अवकाश बोधक का, ऑप्शन सी है इच्छा बोधक का और ऑप्शन डी है योगी क्रिया का। चलना चलाना निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये किसका है? योगी क्रिया का। किसका है? योगी क्रिया का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है? अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है? तो किसका है? ऑप्शन ए है संकर्मक क्रिया का, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी है द्विकर्मक क्रिया। तो जो
अनुमति बोधक क्रिया है वो संयुक्त क्रिया का उपभेद है, संयुक्त क्रिया का भेद है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उसका सिर खुजलाता है, ऑप्शन बी है तुम्हारा जी ललचाता है, ऑप्शन सी है वह अपना सिर खुजलाता है, ऑप्शन डी है वह लजा रही है। तो इसमें किसमें एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया हुआ है, तो वह होगा वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है आरंभ बोधक, ऑप्शन बी है समाप्ति बोधक, ऑप्शन सी है भाव बोधक और ऑप्शन डी है अवकाश बोधक। तो इसमें कौन सा है संयुक्त क्रिया का एक भेद नहीं है, तो इसमें होगा भाव बोधक। भाव बोधक क्या है, संयुक्त क्रिया का एक भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में किस क्रिया का बोध होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में किसका होता है। ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। इसमें किस क्रिया का बोध होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें अकर्मक क्रिया का बोध होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें कौन सी धातु कहते हैं। ऑप्शन ए है मूल धातु, ऑप्शन बी है यौगिक धातु, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक धातु और ऑप्शन डी है उभयविधि धातु। तो क्या है, अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उन्हें कौन सी धातु कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं उभयविधि धातु। क्या कहते हैं, उभयविधि धातु। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया और ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है, प्रेरणार्थक। किस विशेषण के साथ परिणाम बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है बहुत आदमी, ऑप्शन बी है सब पेड़, ऑप्शन सी है दो शेर घी और ऑप्शन डी है अनेक देश। तो इसमें क्या है, परिणाम बोधक विशेषण पूछ रहा है, तो किस में प्रयुक्त हुआ है, दो शेर घी में। किस में हुआ है, दो शेर घी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। कौन सा भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए में लोभ, ऑप्शन बी में बुद्धिमानी, ऑप्शन बुद्धिमान, ऑप्शन सी में पापी और ऑप्शन डी में प्राथमिक। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो इसमें होगा आंसर डी, प्राथमिक है वो, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन ए है दैनिक, ऑप्शन बी है ग्रामीण, ऑप्शन सी है बाहरी और ऑप्शन डी है भारतीय। कौन सा शब्द है विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, तो कौन सा है इसमें, बाहरी। बाहरी शब्द है वो किससे नहीं बना हुआ है, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है। अगला है, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। ऑप्शन ए है औपनिषद, ऑप्शन बी है उपनिवेश, ऑप्शन सी है औपनिवेशिक है, ऑप्शन डी है उपनिवेशी। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर होगा औपनिवेशिक। क्या है, औपनिवेशिक। क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है परिणामवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक और ऑप्शन सी है गुणवाचक और ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो इसमें होगा क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता, वाक्य में कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। ऑप्शन ए है 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, ऑप्शन बी है किताब में कुछ पृष्ठ शेष है, ऑप्शन सी है वह घर अभी बन रहा है, ऑप्शन डी है थोड़ा घी लेकर आइए। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है, वह घर अभी बन रहा है, वह घर अभी बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वह आया और मैं गया, कारणार्थक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी है वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी है राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी है रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है, असंगत पूछ रहा है, उस हिसाब से होगा वह आया और मैं गया, ये है कारणार्थक क्रिया विशेषण
ये असंगत है और बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? संज्ञा से निर्मित है विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है दानवीय, ऑप्शन बी है निंदित, ऑप्शन सी है चिंतन और ऑप्शन डी है मानवीय। ऑप्शन डी है मानवीय। तो इसमें क्या है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, वो है चिंतन। क्या है? चिंतन। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सारनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में सारनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है वह पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन बी है कोई आदमी आया था, ऑप्शन सी है आप तो मान हो, ऑप्शन डी है वह कल जा रहे हैं। इसमें क्या है, सारनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या होगा, कोई आदमी आया था, इसमें क्या है, सारनामिक विशेषण। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, क्रिया विशेषण से रहित वाक्य है, मतलब एक शब्द कौन सा जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए है वह प्राय यहाँ आया करते थे, ऑप्शन बी है नौकर मालिक से खुश रहता है, ऑप्शन सी है मेरी बातों ध्यान से सुनो और ऑप्शन डी है वह अचानक चला गया। तो किस वाक्य में एक में क्रिया विशेषण रहित है? तो अपना होगा आंसर इसमें नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें क्या है, क्रिया विशेषण रहित है। अगला है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन बी से निकट का गुणी व्यक्ति कम समान पाता पर दूर का अधिक, और ऑप्शन सी है उच्च और साधारण की तुलना कैसी, ऑप्शन डी है काम ना जानना और बहाना बनाना। तो इसमें घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका आंसर होगा निकट का गुणी व्यक्ति का कम समान पाता और पर दूर का अधिक। अगला क्वेश्चन है, कलेजेबा से उछलना मुहावरे का अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ समझना, ऑप्शन सी है आश्चर्य करना, ऑप्शन डी है संज्ञा शून्य होना। कलेजेबा से उछालना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। तो कलम तोड़ना का होगा बढ़िया लिखना। ऑप्शन बी है खेत रहना या आना नहीं वीर गति प्राप्त करना, ऑप्शन सी है चांद पर थूकना मतलब है सामान्य का आदर करना, और ऑप्शन डी है कलेजा ठंडा होना नहीं संतोष होना। तो इस हिसाब से होगा ए के साथ है 3, खेत रहना वीर गति, बी के साथ 4, चांद पर थूकना सामान्य का अनादर करना, और ऑप्शन डी है कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। तो इस हिसाब से इसका ए सही है। अगला है, अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बिना विचारे वे, ऑप्शन बी है एक इशारा, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है धोखा देना, और ऑप्शन डी है विवेक भ्रष्ट होना। विवेक भ्रष्ट होना। इसका सही आंसर होगा अंधा होने का मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है, कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है कलम तोड़ना, ऑप्शन बी है अकल मिलाना, ऑप्शन सी है चैन मिलना, और ऑप्शन डी है कुड़ना। इसका सही आंसर क्या होगा? कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा चैन मिलना। क्या होगा ना? चैन मिलना। अगला है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है गुण अधिक अवगुण कम होना, ऑप्शन बी है बल ज्यादा बुद्धि कम होना, ऑप्शन सी है समय की बुराई ना दिखाई देना, ऑप्शन डी है दीप तले रोशनी ज्यादा होना। इसका लोकोक्ति चिराग तले अंधेरे लोकोक्ति का अर्थ होगा समय की बुराई ना दिखाई देना। क्या होगा? समय की बुराई ना दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है, इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है। इतिश्री होना, ऑप्शन ए पूजा करना, ऑप्शन बी है प्रारंभ करना, ऑप्शन सी है श्री गणेश करना, और ऑप्शन डी है समाप्त होना। इतिश्री होने का अर्थ होगा समाप्त होना। क्या होगा? समाप्त होना। अगला क्वेश्चन है, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए पीछे हटना, ऑप्शन बी है बहुत घना अंधेरा होना, और ऑप्शन सी है अति तुच्छ होना, और ऑप्शन डी है समझ ना रखना। इसका क्या होगा? हाथ को हाथ ना सूझना मतलब बहुत घना अंधेरा होना। अगला क्वेश्चन है, बींद गया सो मोती रह गया सो सीप लोकोक्ति का हास्य है। ऑप्शन ए कल्पना मात्र से तृप्ति नहीं होती है, ऑप्शन बी है काम अटकना, ऑप्शन सी है किसी तरफ का ना होना, ऑप्शन डी है जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है।
तो इसका आंसर होगा बींद गया सो मोती, रह गया सो सीप। इसका आंसर होगा जो वस्तु काम आ जाए वही क्या है, अच्छी है। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुहावरे के अर्थ के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, और ऑप्शन बी है लोकोक्ति जन समुद्र के बिखरे रत्न है, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा होती है। क्या होती है, कहानी या कथा होती है। तो इसका ऑप्शन ए है कथन एक असत्य है किंतु कथन दो असत्य है। ऑप्शन बी है कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन सी है कथन एक और दोनों दोनों असत्य है। और ऑप्शन सी है कथन एक सत्य है लेकिन किंतु कथन दो असत्य है। इसका क्या है, मुहावरे का अर्थ रूपी परिवर्तन किया जा सकता है, ये तो है रोंग। और लोकोक्ति जन समुद्र के बिखरे रतन है, इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा होती है। तो ये क्वेश्चन है सही, इस हिसाब से होगा कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। अगला क्वेश्चन है, हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है झुक जाना, ऑप्शन बी है भयभीत होना, और ऑप्शन सी है समर्पित होना, और ऑप्शन डी है हार मान लेना। हथियार डाल देना का अर्थ होता है समर्पित है, हार मान लेना होता है। इसका अर्थ होता है हार मान लेना। क्या होगा, हार मान लेना। अंकुश रखना, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। अंकुश रखना मतलब दबाव में रखना, आंखें दिखाना मतलब है धमकाना, उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, और खाक सान नानी मारे मारे फिरना। उस हिसाब से ए के साथ है तीन, ए के साथ तीन, आंखें दिखाना मतलब धमकाना बी के साथ एक, उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना सी के साथ चार, और खाक सान नानी मारे मारने फिरना डी के साथ है दो। इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा अपना सही। अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा। ऑप्शन ए मूर्ख सुजान नहीं होता है, ऑप्शन बी ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, ऑप्शन सी मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, ऑप्शन डी मूर्ख कल्याणकारी नहीं होता है। तो इसमें अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। क्या रहते हैं, सदा सुखी। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। इनमें एक है मुहावरा नहीं है, बाकी तीन मुहावरे हैं। ऑप्शन ए है तिल का ताड़ बनाना, ऑप्शन बी है आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी है नाश ना आवे आंगन टेढ़ा, और ऑप्शन डी है उल्टी गंगा बहाना। तो इसमें क्या होगा, ये नाश ना आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है ना कि मुहावरा है। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। इमली के पात पर बारात का डेरा है, इसका लोकोक्ति अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है संभव बात है, ऑप्शन बी है दोनों तरफ मुसीबत, ऑप्शन सी है बहुत प्रताड़ित करना, ऑप्शन डी है निराली बारात निकालना। तो इसका होगा असंभव बात। इमली की पात पर बारात मतलब असंभव बात। अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ है अपना बस कर दूसरे का हड़प करना, ऑप्शन बी है समुद्र के जल को पीना, और ऑप्शन सी है असंभव कार्य करना, और ऑप्शन डी है शांत होकर से रहना। तो इसका आंसर होगा अगस्त्य का समुद्र पान मतलब असंभव कार्य। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। हथेली पर सर से जमाना मतलब कठिन और असंभव कार्य करना, अंधे का हाथी होना, आंधी का आम होना मतलब सामयिक लाभ। इस हिसाब से होगा हथेली पर सर से जमाना एक के साथ तीन, अंधे का हाथी होना नहीं पूरी बात ना समझना, और अंडे का सहजादा होना नहीं अनुभवहीन होना। उस हिसाब से बी के साथ पहला, सी के साथ चौथा, और आंधी के आम होना नहीं सामयिक लाभ। उस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। आंख फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए नजर बचाना, ऑप्शन बी है उदासीन हो जाना, ऑप्शन सी है प्रभाव जमाना, और ऑप्शन डी है आमने सामना होना। तो आंख फेर लेना मुहावरे का तो होगा उदासीन है हो जाना। क्या होगा, उदासीन हो जाना।
अगला है कोटि वाले रोवे सपर वाले सोवे कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन ए सुविधा में कमी बनी रहना, ऑप्शन बी है अधिक धन चिंता का कारण होता है, ऑप्शन सी है नींद ना आना, और ऑप्शन डी है अमीर और गरीब की तुलना करना। तो कोटि वाला सोवे और सपर वाला, कोटि वाला रोवे और सपर वाला सोवे कहावत का सही अर्थ है अधिक धन चिंता का कारण होता है। क्या होता है? अधिक धन चिंता का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए बाधा दूर होना, ऑप्शन बी है प्रतिकूल कार्य, ऑप्शन सी है अनुकूल कार्य, और ऑप्शन डी है विचलित होना। उल्टी गंगा बहाना मतलब है प्रतिकूल कार्य। क्या है? प्रतिकूल कार्य। निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है? निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है? ऑप्शन ए भवन, ऑप्शन बी नायिका, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी मतेकिय। तो इसमें शब्द में स्वर संधि नहीं है, बाकी तीनों में है। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी है अयादि स्वर संधि, ऑप्शन सी है गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी है यण स्वर संधि। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर कौन सी है? स्वर संधि के भेद है यण स्वर संधि। अनुधन ईक्षण, ये है यण स्वर संधि। सत धन शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, सत धन शास्त्र का संधि से निर्मित रूप है। ऑप्शन ए सतशास्त्र, ऑप्शन बी है सतशास्त्र, ऑप्शन सी है सदशास्त्र, और ऑप्शन डी है सतशास्त्र। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा सही, सतशास्त्र। ऑप्शन है इनमें से कौन सा व्यंजन संधि के उदाहरण है? कौन से है वो व्यंजन संधि के उदाहरण है? ऑप्शन ए उल्लास, बी अन्वय, सी अहंकार, डी निष्फल और उदार। इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है तो उल्लास होगा, अहंकार होगा और उदार होगा। उस हिसाब से ए सी ई, ए सी ई ऑप्शन संख्या सी सही है। इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है नीरस, ऑप्शन बी है निश्चय, ऑप्शन सी है दुष्कर, और ऑप्शन डी है उन्नति। तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? उन्नति नहीं है। तो ये किसका है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, उद्धन है नति। किसका है? व्यंजन का है। अगला है स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी 6। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, अयादि और यण स्वर संधि। अगला है निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्म की पहचान कीजिए। प्रतिधन एक, प्रत्येक सही है। निधनसार, निसार सही है। सदा धन एव, सदैव गलत है। अभिधन उद्य, अभुद्य सही है। मने धन बल, मनोबल रॉन्ग होंगे। तो इस हिसाब से होगा ए बी और डी, ए बी और डी। ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पितरादेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है पिता धन आदेश, ऑप्शन बी है पितृधन आदेश, ऑप्शन सी है पितराधन आदेश, और ऑप्शन डी है पितृधन आदेश। तो पितरादेश का होगा पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। ये किसका है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? यण स्वर संधि का। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि है? किन शब्दों में गुण संधि है? सत्येंद्र में है, श्वेता में है। तो उस हिसाब से ए और बी होगा। प्रत्यक्ष में नहीं है, विशेषण में वर्धी स्वर संधि है, और न्यून में भी यण स्वर संधि है। इन दोनों में यण स्वर संधि है। विशेषण में वर्धी स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विशेष सही है? सही है पूछ रहा है। चयन अन चयन, चयन यन चयन, चयन यन चयन, चयन एन चयन। तो इसका सही होगा वो चयन अन होगा। क्या होगा? चयन अन चयन होगा।
अगला है सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। वर्दी संधि है वो होगा सदा धन एव सदैव। अयादी संधि है वो ने धन अक नायक। दीर्घ संधि है भानु धनुद्य भानोद्य। और गुण संधि है चंद्र धनुद्य चंद्रोद्य। उस हिसाब से ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 4, बी के साथ 4, सी के साथ 1, सी के साथ 1 और डी के साथ 3। इस हिसाब से ऑप्शन है ए राइट होगा। क्या होगा? ए राइट। अगला क्वेश्चन है देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा देवधन ईश, देवधन ईश होगा। अगला क्वेश्चन है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का ए है पव धन अन, बी है प धन वन और सी है पो धन अन और डी है पो धन पौ धन अन। तो इसका पवन का होगा पो धन अन। निम्नलिखित में से संधि के भेद है। संधि के भेद है कर्ता संधि होती नहीं, स्वर संधि होती है, कर्म नहीं होती है, व्यंजन होती है और विसर्ग होती है। तो उस हिसाब से होगा बी डी ई, बी डी ई। ऑप्शन संख्या डी राइट है। अगला क्वेश्चन है वी धन आप की संधि होगी। वी धन आप की संधि होगी। ऑप्शन ए है व्यक्त, ऑप्शन बी है व्याप्त, ऑप्शन सी है व्याप्त और ऑप्शन डी है व्याप्त। तो इसका होगा व्याप्त। वी धन आप व्याप्त है यण स्वर संधि का उदाहरण है। नीद निरोग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है नी धन रोग, ऑप्शन बी है नी धन रोग, ऑप्शन सी है नी धन रोग, ऑप्शन डी है निर्धन गय। तो इसका होगा नी धन रोग निरोग। ये विसर्ग से सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रतिधन एक प्रत्येक यण स्वर संधि, तथा धन अपि तथापि दीर्घ स्वर संधि, रमा धन ईश रमेश गुण स्वर संधि, ने धन अक नायक अयादी स्वर संधि। ए के साथ 2, बी के साथ 3, बी के साथ 3, सी के साथ 4 और डी के साथ 1। इस हिसाब से ऑप्शन संख्या डी इज राइट है अपना। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा आशी धनवाद। ऑप्शन बी है आशी धनवाद, ऑप्शन सी है आरसी धनवाद, ऑप्शन डी है आशा धनवाद। आशीर्वाद का होगा आशी धनवाद। क्या होगा? आशी धनवाद। अगला क्वेश्चन है पुनः धन अपी की संधि होगी। पुनः धन अपी की संधि होगी। पुनः धन अपी की होगी पुनर्पी संधि। क्या होगा? पुनर्पी। अगला क्वेश्चन है निधन इक्षण संधि विशेष से बनने वाला शब्द है। निधन इक्षण से होगा निरीक्षण। उत्कृष्ट शब्द में नियत उपसर्ग है। उत्कृष्ट शब्द में नियत उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए उत है, ऑप्शन बी यह है, ऑप्शन सी से उ और ऑप्शन डी है। तो उत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। कौन सा है? उत है। निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रत्यय युगल शब्द नहीं है? यह प्रत्यय युगल शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है माधुर्य, ऑप्शन बी है कौंत्य, ऑप्शन सी है शौर्य, ऑप्शन डी है दैत्य। किसमें यह प्रत्यय नहीं है? यह प्रत्यय किसमें नहीं है? इसमें कौंत्य में यह प्रत्यय नहीं है। कौंत्य में क्या है? यह प्रत्यय नहीं है। तो क्या है? कौंत्य में यह प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है अनुज में नियत उपसर्ग है। अनुज में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है जय और ऑप्शन डी है उज। तो कौन सा है अनुज में उपसर्ग है? वो अनु है। अगला है निम्नलिखित में से अ प्रत्यय युगल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है उठान, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है खींचा, ऑप्शन डी है कर्तव्य। तो इसका सही होगा अ प्रत्यय युगल शब्द है वो भार में अ प्रत्यय। ये पटवारी में भी आया था और ये पटवारी से पहले किसी और एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है औ, ऑप्शन सी है वह और ऑप्शन डी है
के, तो कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौरव शब्द में है ए प्रत्यय। कौन सा है? ए प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है अपितु शब्द में नियत उपसर्ग है। अपितु शब्द में नियत उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अपि, ऑप्शन बी तू, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी है। तो अपितु शब्द में नियत उपसर्ग है अपि है। अगला क्वेश्चन है क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है तद्भव प्रत्यय, ऑप्शन बी है उपसर्ग प्रत्यय, ऑप्शन सी है कर्दंत प्रत्यय, ऑप्शन डी है तद्धितांत प्रत्यय। जो क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है करिदंत प्रत्यय। क्या कहा जाता है? करिदंत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए फेनिल, ऑप्शन बी शामिल, ऑप्शन सी है जटिल और ऑप्शन डी है तुमदिल। तो इसमें किस में है? एक में इल प्रत्यय नहीं है। तो इल प्रत्यय किस में नहीं है? शामिल में नहीं है। किस में नहीं है? शामिल में। अगला क्वेश्चन है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है से, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है सम और ऑप्शन डी है सु। तो संस्कार में वो सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग। वासुदेव शब्द में प्रत्यय है। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में वे, ऑप्शन सी में ए और ऑप्शन डी में देव। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय। कौन सा है? ए प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है उद्यम में उपसर्ग है। उद्यम में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दम, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी उग। तो उद्यम में है वो उत प्रत्यय। क्या है? उत प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन ए उंतावाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी है तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी है स्त्री प्रत्यय और ऑप्शन डी है कृत प्रत्यय। तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया और धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को कहा जाता है कृत प्रत्यय। क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शब्द में हुआ है? प्रतिधन एक प्रत्येक में हुआ है, प्रतिधनकार प्रतिकार में हुआ है, प्रतिधन प्रत्यक्ष में हुआ है। तो इस हिसाब से ए डी और ई में प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? ए डी और ई में। इस हिसाब से ई सही है। क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या एक तरफ है प्रति का है प्रतिकार होगा। सम किस में है? सम उपसर्ग संस्कार में। यह प्रत्यय किस में है? कर्तव्य में। और मान किस में है? प्रत्यय विद्यमान में। इस हिसाब से ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 2 और डी के साथ 4। इस हिसाब से ऑप्शन बी अपना राइट है। अगला है क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है ई प्रत्यय, ऑप्शन बी है अक्षय प्रत्यय, ऑप्शन सी है यह प्रत्यय और ऑप्शन डी है क्षत्रिय प्रत्यय। तो क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। कौन सा है? ई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है। अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अन है, ऑप्शन बी है अनु है, ऑप्शन सी है युक्त है, ऑप्शन डी है अनूप है। अनुपयुक्त शब्द में है वो अन प्रत्यय है। क्या है? अन प्रत्यय है। उदार शब्द का कौन सा उपसर्ग समाहित है? उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है? ऑप्शन ए उद है, ऑप्शन बी उद, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी उत। तो उदार शब्द में कौन सा है? उत। उत उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है पौरुष्य में युक्त प्रत्यय है। पौरुष्य में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है औ, ऑप्शन सी है ई है और ऑप्शन डी है ए। तो पौरुष्य में कौन सा है? पौरुष्य में प्रत्यय होगा पौरुष्य में ए प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? ए प्रत्यय। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है अधि, ऑप्शन बी है अत्य अत्या, ऑप्शन सी है आर और ऑप्शन डी है अति। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है? अति।
अतिधन आचार अत्याचार। अगला है अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग नियत है? अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग नियत है? ऑप्शन ए है अभि, ऑप्शन बी है अभ्युदय अभ्यु, और ऑप्शन सी है उद्य, ऑप्शन डी है अब। तो इसमें कौन सा है? इसमें है अभि उपसर्ग है। कौन सा है? अभि उपसर्ग है। शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन करें। ऑप्शन ए है आनंद और वासव, ऑप्शन बी है रमा लक्ष्मी, ऑप्शन सी है वायु सका और कृष्णानु, ऑप्शन डी है आम्र और रसाल। तो कौन सा है? एक है बेमेल जोड़ा, एक मतलब सुमेलित नहीं है, असंगत है। तो रमा और लक्ष्मी ये पर्यायवाची है, वायु और सका और कृष्णानु ये भी आग के पर्यायवाची है, और आम्र और रसाल ये भी आम के पर्यायवाची है। आनंद, आनंद आनी खुशी होता है, और वासवानी इंद्र, तो ये नहीं है। तो ये क्या है? बेमेल जोड़ा है। आनंद आनी होता है खुशी, ये खुशी का है, और ये है इंद्र का, इस हिसाब से ये बेमेल जोड़ा है। इनमें कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है अर्कजा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कालिंदी, और ऑप्शन डी है ध्रुवनंद। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या है? ध्रुवनंद है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? ध्रुवनंद यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुंदर के पर्याय शब्द नहीं है? ऑप्शन ए रुचिर, ऑप्शन बी कांता चारु, डी में रमणीय, ई में रम्य। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है, एक तो होगा रुचि तो है, रम्य भी है, रमणीय स्त्री का पर्यायवाची है, और चारुअन सुंदर होता है, कांता स्त्री का है। तो इस हिसाब से ये और ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन होगा बी और डी, बी और डी। इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? तीन पर्यायवाची है, एक नहीं है। जीवनोदक, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है सुधा, ऑप्शन डी है कृष्णाणु। ये कृष्णाणु है, ये किसका है? अग्नि का पर्यायवाची। इस हिसाब से अपना डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। ऑप्शन ए है कांता, ऑप्शन बी है तीर, ऑप्शन सी है चंचला, ऑप्शन डी है तन्य। बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो होगा बिजली का चंचला। क्या है? चंचला। अगला है कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए षडानन, बी रगत लोचन, ऑप्शन डी पुंडरिक, और ऑप्शन सी है पुंडरिक, और ऑप्शन डी है अनंग। तो कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? षडानन है। कौन सा है? षडानन। पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से सही पर्याय चुनिए। पर्वत शब्द के लिए सही चुनिए। सरिता तो नहीं है, पहाड़ है, वामा नहीं है, सेल है, तुंग है। तो इस हिसाब से होगा बी डी और ई, बी डी ई, ऑप्शन सी इज राइट है। कौन सा निम्नलिखित में से बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है? बुद्धि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। एक तो जड़ नहीं होगा, माधव नहीं होगा, सी और ई है, विपुल प्रज्ञा और मेधा। तो इसमें होगा प्रज्ञा तो बुद्धि का पर्यायवाची होता है, मेधा भी होता है, माधव नहीं होता है। विपुल, विपुल नहीं होता है। तो इस हिसाब से होगा सी, ए, सी और ई। सूची एक के साथ सूची दो को मिलान कीजिए। सूर्य, सूर्य किसका है? सूर्य है प्रभाकर का। सिंह है व्याघ्र का। चारु है, चारुआ नहीं होता है सुंदर, और आनंदानी मोद। तो इस हिसाब से ए के साथ है 4, बी के साथ है 1, सी के साथ है रम्य, और डी के साथ है 2। तो इस हिसाब से अपना आंसर ए सही है।
निम्नलिखित में से पयोदर का अर्थ है, पयोदर का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए नदी का पाठ, ऑप्शन बी बादल है, ऑप्शन सी आकाश और ऑप्शन डी जल। तो पयोदर का अर्थ होगा बादल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लुप्त का विलोम होगा। लुप्त का विलोम क्या होगा? प्रगट। सौम्य होगा नहीं, सभ्य होगा नहीं, सुप्त होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी रात, ऑप्शन सी दिन और ऑप्शन डी उजाला। तो प्रकाश का विलोम होगा अंधकार। क्या होगा? अंधकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अर्थ है, ऑप्शन बी है अध है, ऑप्शन सी अंत है, ऑप्शन डी इति है। अथ का विलोम क्या होगा? अत, अत यानी सरूर, इति यानी समाप्त। तो ऑप्शन डी इज राइट है। सूची ए का सूची दो से मिलान कीजिए। जंगम का होगा स्थावर, गौरव का होगा लाघव, चिरंतन का होगा नस्वर और गरल का होगा सुधा। उसके हिसाब से ए के साथ 4, ए के साथ 4, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 2 और डी के साथ है 3। तो आंसर ए इज राइट। स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र, ऑप्शन बी है परतंत्र, ऑप्शन सी है पराधीन, ऑप्शन डी है स्वाधीन। स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम होगा वो क्या होगा? परतंत्र। स्वतंत्र का परतंत्र। अगला है, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। ग्राह्य का होगा त्याज्य, ज्योति का होगा सम, सत्य का होगा मिथ्या और आर्द्र का होगा शुष्क। इस हिसाब से ए के साथ है 3, बी के साथ है 1 और सी के साथ है 2 और डी के साथ है 4। ऑप्शन है ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रसारण और सैकुंचन, ऑप्शन बी है ओजस्वी का निस्तेज, ऑप्शन सी विज्ञ अभिज्ञ और ऑप्शन डी है नागरिक का ग्राम्य। इसका सही नहीं पूछ रहा है तो होगा कौन सा? विज्ञ अभिज्ञ। ये क्या है? एक ही शब्द है। निम्नलिखित में से गलत शब्द युग्म बताइए। ऑप्शन ए है तृष्णा वितृष्णा, ऑप्शन बी है वादी प्रतिवादी, ऑप्शन सी है संयोग वियोग, ऑप्शन डी है संकल्प और अकल्प। संकल्प और अकल्प। तो इसमें क्या होगा? इसमें गलत युग्म है वो संकल्प और ये वाला होगा डी। तो संकल्प का क्या होगा? संकल्प का विकल्प होता तो सही होता, विकल्प। अगला सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है कोप के साथ होगा कृपा, गुप्त प्रगट, नश्वर चिरंतन, सम आलोक। ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 4, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। ऑप्शन ए सही है। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। सौम्य का होगा उग्र, समष्टि का व्यष्टि, श्याम का गौरी, विराट का शूद्र। ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी के साथ 1, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 2। इस हिसाब से बी राइट है। अगला है सूची एक का एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। उद्गम का होता है विलय, प्रशांत, आलो का होगा तिमिर, प्रसाद का होगा पर्णकुटी। उस हिसाब से
प्रशांत का हो जाएगा उद्भ्रांत। तो ए के साथ है 3, बी के साथ है 2, सी के साथ 4 और डी के साथ है 1। इस हिसाब से सी सही है। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म है। कौन सा एक है? अशुद्ध विलोम युक्त है। निंदीय का स्तुत्य, ऑप्शन बी है निश्चित का विहित, ऑप्शन सी है निर्मल का अमल और ऑप्शन डी है इति का अत। तो इसका होगा निर्मल का अलम, यह अशुद्ध है, बाकी सब है शुद्ध है। सुबोध का सही विलोम होगा, सुबोध का सही विलोम होगा दुर्बोध। निर्हार का सही विलोम होगा ऑप्शन ए अनुहार, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी विहार, ऑप्शन डी समता। निर्हार का सही विलोम होगा आर। अनुराग शब्द का विलोम है ऑप्शन ए है पराग, ऑप्शन बी है विराग, ऑप्शन सी है राग, ऑप्शन डी है वितराग। अनुराग का शब्द का विलोम है क्या है? अनुराग का होगा विराग। क्या होगा? विराग विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? सर्जन का दुर्जन, ऑप्शन बी है सर्जन का सार, ऑप्शन सी है संक्षेप का विस्तार, ऑप्शन डी है चित्कार का सित्कार। तो इसमें क्या होगा? सर्जन का परजन होगा, ना कि दुर्जन। वक्र शब्द का सही विलोम है, वक्र का है, वक्र का सही विलोम शब्द है ऑप्शन ए में रजू, ऑप्शन बी में है टेढ़ा, ऑप्शन सी में तिरछा और ऑप्शन डी में है शुद्र। तो इसका वक्र शब्द का सही विलोम क्या होगा? रिजु। क्या होगा? रिजु। किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द नहीं है? ऑप्शन ए रित का अलिक, ऑप्शन बी अमर मृत्यु, ऑप्शन सी है निश्चित का विहित, ऑप्शन डी है जरट और शिशु। इसका विपरीतार्थक शब्द नहीं है, कौन सा है? अमर का मृत्यु नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। पारवर्त का विलोम शब्द है, चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पुरुष, ऑप्शन बी है पौरुष, ऑप्शन सी है प्रभुत्व और ऑप्शन डी है प्रबल। तो पारवर्त का विलोम होगा पौरुष। इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द है, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द है ऑप्शन ए अपेक्षा, ऑप्शन बी अनिच्छा, ऑप्शन सी कामना और ऑप्शन डी आकांक्षा। तो इच्छा का क्या होगा? अनिच्छा होगा। क्या होगा? अनिच्छा होगा। पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पके हुए भोजन की। ऑप्शन ए मधुकरी, ऑप्शन बी दुर्दशा, ऑप्शन सी लोमास, ऑप्शन डी है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। तो पके हुए अन्न की भिक्षा को क्या कहते हैं? मधुकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुकरी। प्रश्न संख्या, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन ए अग्रिम, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अभूतपूर्व, ऑप्शन डी अप्रिमेय। तो इसका क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान कीजिए। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। कोई बात को बड़ा चढ़ाकर कही गई उसे असंभव कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनिमंत्रित कहते हैं। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो। ए सही है, सी सही है और ई सही है। ए सी ई, इस हिसाब से होगा केवल ए सी ई। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। जिसका कोई कारण ना हो उसे कहते हैं अकारण। ए के साथ है 4, सदैव रहने वाला इनके शाश्वत, बहुत बोलने वाला उसे बोलते वाचाल, विज्ञान का विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक। तो इस हिसाब से होगा 4 3 4 3 1
और 2, ऑप्शन है ए राइट है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं अग्रज। किए गए उपकार को भूल जाने वाला होता है कृतघ्न। जिसका जन्म पीछे हुआ हो बिनु उसे बोलते हैं अनुज। किए हुए उपकार को मारने वाला नकृतज्ञ बोलते हैं। उस हिसाब से ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ है 3, बी के साथ 3, सी के साथ 4, सी के साथ 4 और डी के साथ है 1। इस हिसाब से अपना होगा बी। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो केंद्र से हटके दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है केंद्र अपसारी, ऑप्शन बी है केंद्राभिसारी, ऑप्शन सी है कर्मागत और ऑप्शन डी है केंद्राभिमुखी। तो जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र अपसारी। क्या कहते हैं? केंद्र अपसारी। अगला क्वेश्चन है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है विरल, ऑप्शन बी है आश्वस्त, ऑप्शन सी है तटस्थ और ऑप्शन डी सरल है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले को क्या कहा जाता है? तटस्थ। अपराह्न, अपराह्न शब्द निम्न में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? प्रातः का समय, दोपहर के बाद का समय, संध्या का समय, दोपहर का समय। अपराह्न होता है वो दोपहर के बाद का समय को कहते हैं पीएम, मतलब अपराह्न। और एएम होता है पूर्वाह्न। सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अकथनीय, अकथनीय मतलब है जो कहा ना जा सके। ए के साथ ही अनेर, बिना देख रेख के जानवर, बी के साथ 1। अकथित, जो कहा ना गया हो, सी के साथ 4। अप्रगल्भ, सुस्त, जो बढ़ चढ़ कर ना बोले, डी के साथ 2। उस हिसाब से ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। ऑप्शन ए है यथार्थवादी, ऑप्शन बी है अनित्यवादी, ऑप्शन सी है वैरागपंथी, ऑप्शन डी है अस्तित्ववादी। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनित्यवादी। क्या कहते हैं? अनित्यवादी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दृष्टा, सृष्टा, अनुग्रहित, संग्रहित। इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी अनुग्रहित है, अशुद्ध है और बाकी तीनों शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनाधिकार, रचयिता, दायित्व, अंतरात्मा। तो इसमें क्या है? अंतरात्मा शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है। अंत्येष्टि, श्लिष्ट, परिष्ट, पृष्ठ अशुद्ध है। अभिष्ट, परशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ। घनिष्ठ, वरिष्ठ, अंत्येष्टि, अनिष्ट, अभिष्ट, विशिष्ट, संतुष्ट, ज्येष्ठ। तो इसमें ये होगा ऑप्शन बी सही है। अभिष्ट, परशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ ये क्या है? ये सभी शब्द शुद्ध है। क्या है? ये सभी शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन बी सानिध्य, ऑप्शन सी उच्चावास, ऑप्शन डी चरागे। तो एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा है? सानिध्य। ये सानिध्य, ये सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है?
किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष एर्निस, ऑप्शन बी है त्रिकुटी त्योहार, ऑप्शन सी है कैकैया केवली, ऑप्शन डी अंतरात्मा और अंतर्यामी। तो इसका होगा अंतरात्मा और अंतर्यामी, ये सभी शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क, ऑप्शन बी अधिशासी, ऑप्शन सी अनुग्रहित और ऑप्शन डी प्रज्वलित। तो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? अनुग्रहित। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? कौन सा शुद्ध है? तो अधीन शुद्ध है, पुरस्कार गलत है, महत्व शुद्ध है, उपयुक्त शुद्ध है। तो ए सी ई, ए सी ई। अगला क्यों है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? सन्यासी है, निरोगी नहीं है, अतिवृष्टि भी नहीं, सात्विक है, कनिष्ठ है। तो ए डी ई, ए डी ए बी ई, बी डी ई होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है? शुद्ध लिखित शब्द है एकत्रित अनुदित पक्षीराज साम्राज्य इकाई। इसमें से शुद्ध लिखित शब्द कौन से है? उनका चयन करना है। ऑप्शन बी सही है, साम्राज्य सही है, इकाई सही है। ए डी ई, ए डी ई और बी डी ई है, तो इसमें होगा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? ईर्ष्या है, आशीर्वाद है, सामर्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं है, अतिथि नहीं है। तो इसका होगा बी सी डी, बी सी और डी। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है आप यहाँ बैठो, ऑप्शन बी है बच्चा माँ के बगल में बैठ रहा था, ऑप्शन सी है आपका पत्र मिल गया, ऑप्शन डी है वे निरोग हो गया। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आप यहाँ बैठो, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है? ऑप्शन ए जल्दी वापस लौट कर आना, ऑप्शन बी है मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, ऑप्शन सी है वह वहां से चल दिया, ऑप्शन डी है कृपया यहाँ बैठिए। तो अशुद्ध पूछा है तो ये होगा जल्दी वापस लौट कर आना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ऑप्शन बी है थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आया, और ऑप्शन सी है प्रधान अध्यापक लड़के चुनेंगे, ऑप्शन डी है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है तो ये होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये होगा शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? आप यहाँ बैठो, मैंने ये कहानी पढ़ी, वह वाराणसी से वापस लौट आया, वह अनेक काम करता है, ये तो मेरा पुस्तक है। तो इसमें होगा ये है नहीं, वह वाराणसी से वापस लौट आया ये भी नहीं है, वह अनेक काम करता है ये मेरा पुस्तक है ये नहीं है। तो इस हिसाब से होगा बी और डी, बी और डी, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे, ऑप्शन बी है घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेगा, ऑप्शन सी है घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेगा, ऑप्शन डी है घनश्याम का 1 कंबल या 5 दरिया बिकेगी। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? घनश्याम की 5 दरिया और 1 कंबल बिकेगा, घनश्याम की 5 दरिया और 5 कंबल बिकेंगे, तो इस हिसाब से ये होगा, ये होगा, ये क्या है? अशुद्ध है, बाकी सब है शुद्ध है। निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए श्याम सन्यासी है, ऑप्शन बी रंजना अध्यापिका है, ऑप्शन डी वह स्त्री अपराधीन है, और ऑप्शन डी है हवन सामग्री जल गई है। तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य वह क्या है? हवन सामग्री जल गया है ना, जल गया है, इस जगह जल गई आना था, तो इस कारण लिंग संबंधी अशुद्धि है। कौन सा निम्न
में से अशुद्ध लिखित वाक्य है? आप यहाँ बैठो, संवत वह आज आएगा। ऑप्शन सी मैंने देखा। ऑप्शन डी श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो इसमें अशुद्ध लिखित वाक्य है वह क्या है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। क्या है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये अशुद्ध है। निम्नलिखित में से सही वाक्यों का चयन करें। मैं आप सभी के आभारी हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं आपके सबका आभारी हूं। इसमें से सही वाक्य होगा मैं आप सभी का आभारी हूं। सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारतीय संस्कृति को मुझे गांव गांव में देखा हुआ था। ऑप्शन बी है भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा है। ऑप्शन सी है भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखी। ऑप्शन डी है भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखे थे। तो इसमें क्या है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य। तो इसका होगा ऑप्शन है बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा था। अगला क्वेश्चन है कारक और विभक्ति की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान करें। कारक और विभक्ति की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान करें। ए है रजत ने नकुल को डंडे मारे। बी है मैंने घर जाना है। सी है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। डी है राम ने राक्षसों को बाण से मारा। और ई है माँ देवी कविता की रचना कर रही है। तो क्या है? कारक एवं विभक्तियों की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान करें। तो इसमें कौन कौन से होंगे कारक और विभक्तियों की दृष्टि से? रजत ने नकुल को डंडे मारे, ये नहीं है। मैंने घर जाना, ये भी नहीं है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, ये सही है। राम ने राक्षसों को बाण से मारा, ये भी सही है। माँ देवी कविता की रचना कर रही है, ये भी सही है। इस हिसाब से होगा सी डी और ई। सी डी और ई। सरकारी पत्रों में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए श्रीमान। ऑप्शन बी महोदय। ऑप्शन सी भविद्य। ऑप्शन डी सेवा में। सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किसका शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? भविद्य का। किसका? भविद्य का किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना नियत होती है। ऑप्शन बी में सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। कौन से कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है? ऑप्शन बी कथन एक असत्य है किंतु कथन दो सत्य है। ऑप्शन सी कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन डी कथन एक और दोनों असत्य है। तो पत्र लेखन से संबंधित ये क्वेश्चन में कथन दोनों सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? कार्यालय ज्ञापन होता है किस शैली में लिखा जाता है? यह लिखा जाता है अन्य पुरुष में। किसमें? अन्य पुरुष में। अगला क्वेश्चन है पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए स्पष्टता, सरलता, क्लिष्टता, ध्रुव, संक्षिप्तता। तो क्लिष्टता हो नहीं सकता, लैंग्वेज सरल रखनी पड़ेगी, ध्रुव हो नहीं सकता। उस हिसाब से स्पष्ट शैली में लिखा होना चाहिए, सरल भाषा में लिखा होना चाहिए और संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से होगा ए बी और ई। ए बी और ई। ए बी और ई ऑप्शन डी में सही है। यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिपत्र। ऑप्शन बी पत्र लेखन। ऑप्शन सी प्रतिलिपियां। ऑप्शन डी संलग्नक। तो इसे क्या कहा जाता है? संलग्नक कहा जाता है। अगला है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन ए कथन एक है सत्य है किंतु कथन दो सत्य है। ऑप्शन बी कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन सी है कथन एक और दो दोनों है सत्य है। ऑप्शन डी है कथन एक सत्य है किंतु दो असत्य है। तो क्या है? किसी भी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश कार्यालय आदेश कहा जाता है। और उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है, ये गलत है। उस हिसाब से होगा कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया का पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाएगा?
यानी पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाएगा? तो कौन सा माना जाएगा? अनुस्मारक। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। जब कथन एक है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहा जाता है। और कथन दो है, कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। तो ऑप्शन ए है कथन एक असत्य है किंतु कथन दो असत्य है। ऑप्शन बी कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन सी कथन एक और दो दोनों असत्य है। और कथन तीन है, एक सत्य है किंतु दो असत्य है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। जब कोई भी सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहते हैं। और कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाला गए आदेश की सूचना है। अगला है, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार है। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार कौन कौन से? कार्यालय ज्ञापन है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, वेदना पत्र और विवरण पत्र नहीं है। उस हिसाब से ए सी डी अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन है। अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन स्टार्ट करते हैं वो कहां से करते हैं? वो करते हैं श्रीमान से। कहां से करते हैं? श्रीमान से। कॉन्टीजियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। कॉन्टीजियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कौन सा है? तो कॉन्टीजियस का सहपीड़न है। ऑप्शन बी में सहदूषण, ऑप्शन सी में सांसर्गिक, ऑप्शन डी में अभिधान। तो कॉन्टीजियस का है सांसर्गिक। किस विकल्प में अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही मेल है? तीन में असुमिलित है, एक में सही है। डिवीजन बेंच, ऑप्शन बी है बिगफिस्ट, ऑप्शन सी है कन्वेंशन, ऑप्शन डी है फॉर फिट। इसमें एक में सही मेल है, बाकी तीनों असुमिलित है। तो इसमें होगा बिगफिस्ट यानी वसीयत, डिवीजन बेंच यानी होता है खंडपीठ, कन्फेशन यानी स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्त। और फॉरफिट है, फॉरफिट यानी होता है अर्थदंड। अर्थदंड। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पारिभाषिक रूप दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तीन संगत है, एक असंगत है। सिविल सूट यानी दीवानी मुकदमा, इनफ्रिंज यानी अतिलंघन करना, डिसीजन यानी विनिश्चय। तो इसका क्या होगा? लेजीमेंट। लेजीमेंट यानी विन्यास ना होकर क्या होता है? कानून होता है या वेद होता है? क्या वेद? ये क्या है? असंगत है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कंपेंसेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? कंपेंसेशन का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मुआवजा, ऑप्शन बी अनुरूप, ऑप्शन सी प्रतिकार, ऑप्शन डी है प्रतिपूर्ति। तो इसका होगा कंपेंसेशन यानी अनुरूप नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। काउंटर फिटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। काउंटर फिटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कूटकर्ण। क्या है? कूटकर्ण। अंग्रेजी पारिभाषिक क्रीमी लेयर का समानार्थक हिंदी शब्द है। ऑप्शन ए उच्च आय वर्ग, ऑप्शन बी समुन्नत वर्ग, ऑप्शन सी है अभिजातीय वर्ग और ऑप्शन डी है नवधनाढ़ी वर्ग। तो क्रीमी लेयर का होता है समुन्नत वर्ग। क्या होता है? समुन्नत वर्ग। अंग्रेजी पारिभाषिक ऑफिशियल का समानार्थक है नहीं है, एक समानार्थक नहीं है। ऑप्शन ए कार्यालय, ऑप्शन बी शासकीय, ऑप्शन सी आधिकारिक, ऑप्शन डी पदधारी। तो ऑफिशियल का अर्थ होता है
समानार्थक नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? कार्यालय नहीं होगा। पोस्ट, पोस्ट का पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। पोस्ट रानी, ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी उपरांत, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी चौकी। तो पद होता है, पोस्ट अनपद होता है, केंद्र होता है, चौकी होता है, उपरांत नहीं होता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प कौन सा है? कंस्टिट्यूएंट का अर्थ तो संगठन नहीं होता है, बाकी तीनों का अर्थ है, तो ये होगा अपने ऑप्शन ए। अगला है सब ऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। सब ऑर्डिनेट के लिए हिंदी प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अधिशेष, ऑप्शन बी अधिस्थ, ऑप्शन सी अनुज्ञप्ति, ऑप्शन डी परवर। सब ऑर्डिनेट के लिए कौन सा शब्द है? तो होगा अधिस्थ। कौन सा होगा? अधिस्थ। ठीक, इसी के साथ अपने ये 200 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ये हिंदी का दूसरा वीडियो था, पहला वीडियो अपने कल डाला था और ये आज दूसरा है। तो अपने हिंदी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस 400 क्वेश्चन करवा चुके हैं।